हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। उसमें हम आधुनिक काल कर रहे हैं और आधुनिक काल में भी हम छायावाद, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के पीवाईक्यू करने लग रहे हैं, जो हमारे पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक, और शुरू से लेके अंत तक क्लास जरूर देखें। और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं। 512 तक मैंने आपको पिछली क्लास तक क्वेश्चन करवा दिए थे। आज अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में डैश युग है। क्या भाई, हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में डैश युग है। तो गांधी युग है, भारतेंदु युग है, प्रेमचंद्र युग है, जयशंकर प्रसाद युग है। तो प्रेमचंद्र युग है भाई, वही हिंदी और उपन्यास कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद्र युग है। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वही हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद्र युग है। छायावाद का समय सन 1918 से 1936 ईस्वी है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी रहा भाई। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में कांसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। भाई, कौन सा ऐसा कवि है जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कई बार हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा पंत या जयशंकर प्रसाद। तो सुमित्रा पंत को भी प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, घूम फिरा के क्वेश्चन क्या है हमसे पूछने लग रहे हैं। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। सुमित्रा पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पर छायावाद के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्राम्या ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, चिदम्बरा, उच्छ्वास, पल्लव आदि भी। जबकि रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य एवं अधैर्य का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ठीक है, जो कमायनी है इसके संदर्भ में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। ठीक है, कमायनी के संदर्भ में तो देखते हैं, यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। जो गलत है वो बताना भाई कमायनी के में। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, जो भी कमायनी है ये अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है, बिल्कुल ठीक है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी, ये भी बिल्कुल ठीक है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। आगे देखते हैं, ये शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत पूछा तो गलत अपना सी आंसर रहेगा। तो सी आंसर क्या है, ये ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सत्य है कमायनी के विषय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, सॉरी व्याख्या है। आंसर से बिल्कुल ठीक है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। कमायनी के संदर्भ में यह असत्य कथन है, जबकि यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है तथा यह शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का काव्य है। सभी कथन कमायनी के संदर्भ में सत्य हैं भाई, और सी गलत और सारे सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत परिणाम, करता मुझको अमरत्व दान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है। तो ऐसा संभव होने का भाई क्या आधार है, ये हमें बताना है। तो भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है, नहीं भाई। आगे देखते हैं, भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है, नहीं। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आंसर सी ठीक है। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भुला चुके को अमरत्व देने की बात की गई है। ऐसा संभव होने का आधार है, अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। एक जो आधुनिक काल है उसके तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है।
तो प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, हालावाद है या छायावाद है। तो अपना डी आंसर बिल्कुल ठीक है, छायावाद है। डी आंसर ठीक रहेगा, छायावाद। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है भाई। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है, पहले भी आ चुका है। अतः समय अवधि सन 1918 से 1936 ईस्वी रखी है भाई इसकी। अगला क्वेश्चन है, कमाइनी किसकी पुत्री है? जो कमाइनी है किसकी पुत्री है? सरदा, मनु, काम और रीडा। तो कमाइनी भाई काम की पुत्री है, सी आंसर बिल्कुल ठीक है। कमाइनी काम की पुत्री थी। कमाइनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। कमाइनी के कुल 15 सर्ग हैं। इसका अंगिरस शांत रस है। इसका दर्शन समरसत्तावाद आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमाइनी को छायावाद का उपनिषद कहा है भाई। एक छाया का उपनिषद कमाइनी को किसने कहा? तो आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? एक गीत कला का उत्कृष्ट रूप पूछा भाई, गीत कला का तो किस में दिखाई देता है? झरना में, आंसू में, तरंग में या लहर में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के विषय में पूछा है। तो जो लहर है इनकी, ठीक है, इसमें क्या गीत कला का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है भाई। जयशंकर प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं उर्वशी, क्या है? एक चंपू काव्य है। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? ठीक है भाई, जो कौन सा ऐसा कवि है जिसकी भाई कृति है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की जो पल्लव रचना है उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है भाई। आगे देखते हैं व्याख्या में। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत है, इनको संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। कमाइनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? जो कमाइनी, इसको छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने या शांति प्रिय द्विवेदी ने। तो ये अभी हमने पीछे व्याख्या में देखा था। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कमाइनी को कहा है भाई। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। कमाइनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। कमाइनी के संबंध में विद्वानों के अन्य मत हम देख लेते हैं। इनके कथन, मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है कमाइनी को भी। ठीक है, मानवता का रसात्मक इतिहास कमाइनी को नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कमाइनी को। अभी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कमाइनी को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह ने कहा है। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला जी ने कहा है कमाइनी को भी। अगला क्वेश्चन है, नारी तुम केवल सरदा हो पंक्ति किस रचना में है? क्या भी नारी तुम केवल सरदा हो पंक्ति किस रचना में है? तो कमाइनी में, साकेत में, चंद्रगुप्त में या भारत भारती में है? तो नारी तुम केवल सरदा ये पंक्ति कमाइनी रचना की है भाई। व्याख्या देख लेते हैं, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। नारी तुम केवल सरदा ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो 1935 ईस्वी से ली गई है। ठीक है, 1935 में क्या है कमाइनी का प्रकाशन हुआ था और ये क्या एक महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है भाई। और कमाइनी में 15 सर्ग है तथा इसका मुख्य छंद तांटक छंद है। कमाइनी का मुख्य छंद क्या है? तांटक छंद है। इस महाकाव्य का अंगिरस शांत या निर्वेद रस है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, चंद्रगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का, 1931 में प्रकाशित हुआ था। साकेत 1931 में प्रकाशित हुआ तथा भारत भारती 1912 ईस्वी में प्रकाशित मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन है, दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? अभी दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के
जीवन की सत्य अभिव्यक्ति मिलती है इस पंक्ति में भाई। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। उक्त पंक्ति से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा में राम की हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन के निराश की अभिव्यक्ति हुई है। एक निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज उक्त पंक्तियों में दिखाई पड़ती है भाई। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? ठीक है, प्रवृत्तियों से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप प्रवृत्तियाँ अच्छी प्रकार से करें। मैंने हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास भी चला रखी है, तो प्लीज़ आप उन क्लासों से भी जुड़े भी। ठीक है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी? इनमें से अलंकारिक, साहित्यिक, शैलीगत या प्रायोगिक? तो शैलीगत क्या है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, सी आंसर ठीक रहेगा। शैलीगत छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की अन्य प्रवृत्तियां हैं स्वतंत्र चेतना, व्यक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय स्वर और प्रेमानुभूति आदि भी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगाल साहित्य के अनुकरण पर आया। क्या भाई हिंदी में छायावाद जो है बंगाल साहित्य के अनुकरण पर आया? इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। बंगाल के अन्य विधाओं की तरह उसकी छायावादी कविता का भी अनुकरण छायावादी कवियों ने कहा नहीं भाई, बिल्कुल नहीं किया। बंगाल की छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके, ये भी गलत है भाई। हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोटि की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं, ये भी गलत है। बंगाल साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहते हैं। तो डी आंसर बिल्कुल ठीक है भाई छायावाद के विषय में। अगला क्वेश्चन है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? ठीक है, निराला के अनुसार, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार हिंदी में जो मुक्त काव्य वो किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला, दोहा, चौपाई या कवित? ठीक है, रोला, दोहा, चौपाई या कवित भाई? तो कवित, ठीक है, कवित छंद के ध्यान से देख लेते हैं। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। कवित को निराला ने हिंदी का जातीय छंद भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम क्या है? ठीक है, कलाधर नाम से सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद है वो कलाधर नाम से भी रचनाएं करते थे। डी आंसर बिल्कुल ठीक है अपना। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम जयशंकर प्रसाद है। इनका बाल्य नाम झारखंडी था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू लहर, कामायनी इत्यादि। जबकि दिए गए विकल्पों के कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेव वर्मा छायावाद के चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सनय निर्जर बह गया, रेत जो तन रह गया, उपयुक्त गीत किस कवि का है? क्या भाई सनय निर्जर बह गया, रेत जो तन रह गया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का गीत है। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बी आंसर अपना ठीक है। सनय निर्जर बह गया, रेत जो तन रह गया, उपयुक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अणिमा काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, जो अणिमा काव्य संग्रह है इसमें संकलित है ये गीत। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्या कांकली, अपरा, बादल राग आदि अन्य इनकी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है भाई निराला जी के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या है एक कथन गलत है? जो गलत है वो हमें बताना है। तो कमायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य बिल्कुल ठीक है भैया। आशु प्रसाद द्वारा रचित एक खंडकाव्य ये बिल्कुल ठीक है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ठीक है, क्या भी काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह ये बिल्कुल ठीक है। इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है, ये कहानी नहीं है, ये क्या है? उपन्यास, और वो भी क्या है? अधूरा उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। तो भाई इसमें गलत पूछा था, तो गलत क्या है? डी है। जी आंसर गलत है। आगे देखते हैं,
डी आंसर बिल्कुल गलत है। इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है बल्कि क्या पूर्ण उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है कंकाल, तितली। कमायनी प्रसाद का महाकाव्य, आशु प्रसाद द्वारा रचित एक खंड काव्य, काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है भाई। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, तो कौन सी हो सकती है इनमें से भाई? विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भाववेश, मूर्ति विधान या इतिवृत्तात्मकता। देखो भाई, इसमें जो 4 है ये गलत है, ये द्विवेदी युग की विशेषता है। जो 4 है, जहाँ भी 4 है वो सभी गलत है। ये 4 है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो अपना ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे हम अपने क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भाववेश, मूर्ति विधान छायावाद की विशेषता है, जबकि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? ठीक है, जो सुमित्रानंदन पंत है, इनकी सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में ये सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो गुंजन, ग्राम्या, पल्लव या युगान। तो पल्लव में ये प्रकाशित हुई थी भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। पल्लव में उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित है। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता, ठीक है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक अधिकार है, प्रभाव है? सॉरी, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? निराला जी की। और किस विधा से है? कविता की है। तो ये पूछा गया है, राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा? वाल्मीकि रामायण का, कीर्तिवास रामायण का, रामचरितमानस का या विष्णु पुराण का? तो कीर्तिवास रामायण का प्रभाव पड़ा है राम की शक्ति पूजा पर, जो निराला जी की रचना है, कविता है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर बांग्ला ग्रंथ कीर्तिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है भाई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसको छायावाद कहते हैं। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे ही छायावाद कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान किया था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, नारायण महादेवी को छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। पंत जी की ग्राम्य कीर्ति का संबंध है। जो पंत जी है, इनकी ग्राम्य कीर्ति का संबंध किससे है? तो ग्रामीण परिवेश से है, प्रगतिवादी दृष्टि से है, कल्पना लोक से है, नई कविता से है। तो पंत जी की ग्राम्य कीर्ति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। ये आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। पंत जी की ग्राम्य कीर्ति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्य कीर्ति पंत जी की मुक्त कविता है। पंत जी की अन्य रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि हैं, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है भाई। अगला क्वेश्चन है, तो हाँ जी, ये रहा यहाँ पे, कमायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है। ठीक है, जो कमायनी में श्रद्धा पात्र है वो किसका प्रतीक है? बुद्धि का, मन का, हृदय का, आनंद का? तो भाई ये हृदय का प्रतीक है। ठीक है, श्रद्धा। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। सी आंसर ठीक है। कमायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। कमायनी में 15 सर्ग है। इसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा और मानव है। इसमें मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मानव क्या है? कुमार का प्रतीक है। कमायनी का दर्शन समरसत्तावाद या आनंदवाद है। ठीक है, दर्शन है कमायनी का भी ये। इसका प्रमुख छंद क्या है? तांडक छंद है। इसका अंगिरस शांत रस है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। उपनिषद कहा भी छायावाद का। ठीक है, कमायनी को शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? साहित्यिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा विरोध किस कवि का हुआ है? प्रसाद का, निराला, दिनकर, हरिओ? तो निराला जी का हुआ है। भी आंसर ठीक है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ है। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विरोधी एवं क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ। उसके कारण वे एक और जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों के सृष्टि वे वही दूसरी परंपराभ्यासी हिंदी काव्य प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत समझे गए थे। अगला क्वेश्चन है, डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। तो कौन थे भी? सुमित्रानंदन पंत। और इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित कविता रचनाएं भी हैं।
सी आंसर बिल्कुल ठीक है। सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन से बहुत प्रभावित थे। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा। जहाँ प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के और अंतिम चरण की कविताएं में प्रगतिवाद और विचारशील के उनकी सबसे बाद की रचनाएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। अगला क्वेश्चन है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है। अभी तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? निराला की है, अज्ञे की है, महादेवी वर्मा के, बच्चन की। तो महादेवी देवी जी की पंक्तियां रहेंगी। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा आदि भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ठीक है, इनमें से भाई कौन है जो उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा, बच्चन या अंचल। तो राम कुमार वर्मा क्या है भाई? उत्तर छायावादी कवि नहीं है। व्याख्या देख लेंगे भाई। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है, यह छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्यिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां अंजलि, अभिशाप, निषिद्ध, जौहर आदि। अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। कल भी ये पंक्तियां आई थी भाई। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। जयशंकर प्रसाद मूलतः करुण भावनाओं के कवि हैं। इन्होंने अपने मार्मिक भाव को आंसू नामक गीति काव्य में व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मार्मिक भाव को व्यक्त करती हैं, जिसके द्वारा कवि अपने भाव को अपनी प्रियतमा के पास पहुंचाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कानन कुसुम तो है, झरना भी है, कमायन भी है, लेकिन दीपशिखा इनकी नहीं है। ये महादेवी वर्मा की रहेगी रचना भी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो निराला जी के लिए प्रयुक्त होता है महाप्राण, निराला जी। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। इनका एक नाम सूर्य कुमार भी था। इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। जो निराला जी हैं, इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो महादेवी वर्मा की महादेवी वर्मा की पंक्तियां रहेगी। ये ऑप्शन ठीक है। विरह का मत नाम लो, मैं विरह में चूर हूँ, पंक्ति रचनाकार महादेवी वर्मा की है। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, दीपशिखा व यामा है। इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? क्या भाई? मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो किसका? ये महादेवी वर्मा का, प्रसाद का है, पंत का है, निराला की है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन भाई महादेवी वर्मा का रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ कवि दे रखे हैं। देखते हैं। मनीर भरी दुख की बदली, ये किसका कथन है? ये महादेवी वर्मा का है। दो पदम पलास चषक से दीर्घ देते, अनुराग विराग ढाले, जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं की कही, ये निराला जी का कथन है। वियोगी हो गया पहला कवि, आज से उपजा हुआ गान, ये सुमित्रानंदन पंत जी का कथन रहेगा भी। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है अपना। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जो झरना रचना है जयशंकर प्रसाद की, इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। प्रथम प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है। और जो प्रथम प्रभात है
प्रभात है ये प्रसाद जी की, जो जयशंकर प्रसाद इनकी प्रथम छायावादी रचना है, आपको ध्यान रखना। जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका, जो 1920 में प्रकाशित हुई, में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन है 546वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेव वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। निहार, दीपशिखा, नीरजा या रश्मि। ठीक है, तो हमें प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखते हैं, जो निहार है ये 1930 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, निहार 1930 में प्रकाशित हुई, और जो दीपशिखा है ये 1942 में प्रकाशित हुई भाई। ठीक है, और जो नीरजा है ये 1935 में प्रकाशित हुई, और जो रश्मि है ये 1932 में प्रकाशित हुई थी। अब देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले निहार आएगा, निहार 2 में है तो इसलिए ये कट हो गया। उसके बाद 1930 में निहार, फिर 1932 में रश्मि, तो रश्मि यहाँ पे है डी में, तो इसलिए ए भी गलत हो गया। फिर 1935 में नीरजा, फिर 1942 में दीपशिखा, तो डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेव वर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। कृति और प्रकाशन वर्ष: निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, दीपशिखा 1942। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? ठीक है भाई, व्यंग्यपरक कविता हमें बतानी है कौन सी है। तुलसीदास है, कुकुरमुक्ता है, सरोज स्मृति है, तोड़ती पत्र है। जो कुकुरमुक्ता है ये निराला जी की व्यंग्यपरक कविता रहेगी। डी आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। निराला की बहुचर्चित व्यंग्यपरक कविता कुकुरमुक्ता है। इनकी अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, बेला, नए पते, आराधना, अर्चना, गीत गुंज व सांध्य है। सांध्य उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। जो सांध्य रचना है ये निराला जी के मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को इस क्लास का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें भाई। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।